चलिए दोस्तों, मैप्स आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बाल विकास के पेडागोगी के कुछ क्वेश्चन हैं और ये सीटेट 2019 का प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है। तो इसमें हम देखेंगे कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और कितने आपके गलत जाते हैं, कहाँ आपकी कमी रह गई है, कहाँ उन कमियों को आपको पूरा करना है। तो प्रश्न नंबर पहला देखेंगे आप लोग। दिया है कि निम्नलिखित में से किसी शिक्षा का अधिकार, निम्नलिखित में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 किसकी वकालत करता है। तो ये किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारण शिक्षण या एकीकृत। तो ये किसकी करता है? ये समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह किसका है? तो ये भी आपका किसका है? समावेशी शिक्षा का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षक, आपको प्रश्न दिया है कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृति समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। तो इसमें विशेष संस्कृति और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा, ये अलग से बोल रहा है, ये थोड़ी ना करेंगे हम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वह विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो ये तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग। यह है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तत्वों को याद करते हैं। तो याद नहीं करना है, यहाँ पे हमें रट्टू तोता नहीं बनाना है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, बिल्कुल नहीं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये आपका सही है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी गलत है। पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, ये है। अन्वेषण एवं पारंपरिक क्रिया, ये है। कंठस्थ, ये नहीं है। ये स्मरण नहीं है, ये रट्टू तोता वाली प्रक्रिया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ का दिया है और स्तंभ खा दिया है। तो पहला दिया है आपको प्रतिभाशाली बच्चे क्या करते हैं। तो प्रतिभाशाली जो आपके बच्चे हैं, एक का हो जाएगा डी, यानी शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। और अधिगम जो असक्ता है, इसमें क्या करते हैं? धारा प्रभाव पढ़ने में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और सृजनात्मकता क्या करते हैं? आसानी से विचलित होने की आदत है। नहीं, ये नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा मूल समाधानों में सोच सकता है। और 4 का क्या हो जाएगा आपका? 4 का हो जाएगा आपका सी। तो ये देख लेते हैं। 1 का डी, 2 का ए, 2 का ए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, ये तो गलत है। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्वहीन है, ये भी गलत है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिगम, ये क्या होता है? अधिगम का एक भाग है और तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है। गलतियां क्या हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बार बार सुधार करने के लिए नहीं कह सकते हम। ये महत्वहीन शिक्षण अधिगम में ये महत्वहीन हो नहीं सकता है।
ये तुरंत सुधार हो नहीं सकता है। तो हमारा सही आंसर ज़्यादा पॉजिटिव हमें क्या लग रहा है कि अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 9वां है, मूल्यांकन को दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो देखिए इसका आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका मूल्यांकन क्या होना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया के अधिगम का एक भाग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। तो अधिगम क्या है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, ये हो सकता है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे पॉजिटिव है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है, तो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होता है। इसमें क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ये निश्चित हो जाता है एवं प्रयास करना बंद कर देता है, ये बिल्कुल नहीं है। उत्साह भंग हो जाता है, ये भी नहीं है। शिक्षक के रूप प्रभावित नहीं होता, प्रभावित तो होता है। चलिए प्रश्न 12 देखेंगे, एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करती है। तो इसका आप लोग आंसर देंगे, किस तरह से प्रोत्साहित करती है। तो पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके या पाठ्य पुस्तक में दी सूचनाओं के कंठस्थनीय पर बल देकर बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पी को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए 13वें प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे। दिया है कि वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये अधिगमकर्ता केंद्रित का उदाहरण है, अधिगमकर्ता केंद्रित का उदाहरण है। अब आपको प्रश्न दिया गया है 14वां देखेंगे, लिखा है आपको कि नीचे दिए हुई स्थिति सिद्धांत को दर्शाता है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित है, बिल्कुल नहीं। आनुवांशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है, बिल्कुल गलत है। आनुवांशिक एवं पर्यावरण संबंधित है, बिल्कुल गलत है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ये आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे 15, बताइए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम क्या है आपका, आप सभी लोग जानते हैं क्या है, आपका परिवार है। परिवार में ही तो बच्चा सीखता है, सबसे पहले मम्मी पापा की भाषाओं को सीखता है, वही अपने मन में उतारता है। तो बताइए जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। अब बताएंगे प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, या एक जैविक निर्धारक है। तो ये क्या है आपकी, जेंडर है जो एक सामाजिक संरचना है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की
सही पहचान करता है। तो विकास, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कौन सा विकास होगा, शारीरिक होगा, इसके बाद संज्ञानात्मक होगा, फिर सामाजिक विकास होगा, इसके बाद संवेगात्मक विकास होगा। तो प्रश्न नंबर का 18 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब बुद्धि के बारे में आपको निम्नलिखित कथन में से सही कथन बताना है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। बताइए, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। ये हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। चलिए और पढ़ लेते हैं आगे। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो ये आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग। दिया है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस तरह से देखा जाता है। तो जब प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को सक्रिय अन्वेषणों के रूप में देखा जाता है। छोटे वयस्कों के रूप में बिल्कुल नहीं। खाली स्लेट बिल्कुल नहीं। बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, खाली स्लेट नहीं होता है वो। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम है। तो लेव वाइगोस्की आप जानते हैं कि ये सामाजिक है, सामाजिक गतिविधि है लेव वाइगोस्की। जहाँ भी सामाजिक आ जाए लेव वाइगोस्की समझ जाइएगा। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो आपको बताना है कि पूर्व क्रियात्मक। अब पूर्व क्रियात्मक क्या होता है। पूर्व क्रियात्मक आप लोग जानते हैं, जीन पियाजे ने 4 तरह की आपको अवस्थाएं बताई हैं। उनमें से आपको बताना है कि जीन पियाजे की इसमें से कौन सी अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है आप जानते हैं, विचार की अनुत्क्रमणीयता। विचार की क्या है, अनुत्क्रमणीयता, ये अवस्था है। और एक पूर्व क्रियात्मक जो आपकी अवस्था है कौन सी है, 2 से 7 वर्ष के बालक के लिए है। और ये अनुत्क्रमणीय विचारों की योग्यता में क्या होता है कि बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है तथा उनमें अंतर समझने लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बताएंगे आप लोग। बच्चे को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। तो सीमित वाला सब तो कहीं नहीं लेंगे। उन्हें पुरस्कृत एवं दंड, ये भी गलत हो जाए। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे 24। तो चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। अधोगामी, शीर्षगामी। अपरिष्कृत स्थूल बालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म बालक विकास। यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये परिष्कृत से ये उल्टा है, ये नहीं होगा। चलिए 25 देखेंगे। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब बालक वयस्क हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं एवं दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा विशेष तरीके के व्यवहार के लिए अनुबंधित क्रिया है।
को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो प्रश्न के हम साथ जाएंगे और ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे, ये सही है। चलिए 27 देखिएगा। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। अब देखिए लेव वाइगोस्की आ गया है, तो बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच करते हैं, तो व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगर यहीं वो जीन पियाजे कहता आपसे कि जीन पियाजे के अनुसार क्या कहते, तो हो जाता आपका अहम केंद्रित वार्ता हो जाता। चलिए खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के आधार पर संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आपका जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। चलिए 29 प्रश्न देखेंगे। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे क्या करेंगे, वो कोई भी अनुभव लाती है उसे हम क्या करेंगे, उन्हें हम शामिल कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। चलिए एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाओं की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाइयाँ जो पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये आएगा आपका दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्या आएगा, दंड एवं अभिविन्यास, आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो ये आपके 30 प्रश्न थे। अब आपने 30 में से कितने आए हैं आपके, ये आपको देखना है, और ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।